नेपाल एक ऐसी जगह है जो हर किसी के बकेट लिस्ट में तो होनी ही चाहिए। एक ऐसी जगह जहाँ पे एडवेंचर से लेके हर तरह की एक्टिविटीज की जाती है। अगर आपको भी नेपाल जाना है, ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। मैं आपको बताऊंगा कुछ बेस्ट प्लेसेस और बेस्ट वे नेपाल जाने के लिए। तो आइए जानते हैं आगे की वीडियो में, और लास्ट में कुछ मैं आपको प्रो टिप्स भी दूंगा जिसके बिना आप नेपाल मत जाना। तो आइए देखते हैं आगे की वीडियो में। तो सबसे पहले सवाल आता है कि नेपाल कैसे जाए। नेपाल जाने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि फ्लाइट, बस, ट्रेन, और यहाँ की आप अपनी पर्सनल कार से भी जा सकते हो। आपको अगर नेपाल स्टार्टिंग से कवर करना है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप जाओ बस या ट्रेन से। इंडिया के कई जगह से नेपाल जाने के रास्ते हैं, जैसे कि यूपी के गोरखपुर से, बिहार के रक्सौल से, एंड वेस्ट बंगाल के सिलागुड़ी से। एंड ये आपके लिए सबसे ईजिएस्ट वे है बस से नेपाल जाने के लिए, क्योंकि आपको दिल्ली से, गोरखपुर से या बड़ी बड़ी मेन जगह से आपको हर जगह से बस नेपाल के लिए डायरेक्ट मिल जाती है। अगर आपको अपनी पर्सनल कार से नेपाल जाना है तो आपको एक परमिट लेना होता है जो पर डे के हिसाब से 800 रुपये का होता है। एंड ये आप परमिट सुबह 6 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक बॉर्डर पे करवा सकते हो। अगर आपको परफेक्ट टाइमिंग पता है कि आप एक हफ्ते के लिए नेपाल जा रहे हो तो आप ये करवा सकते हो। मैं आपको सजेस्ट करूंगा सबसे चीपेस्ट वे बस या ट्रेन से जाओ। अब मैं आपको बताऊंगा नेपाल जाने का बेस्ट टाइम। नेपाल में अलग अलग टाइम पे अलग अलग व्यूज दिखते हैं, जैसे कि स्नोफॉल, रेनी सीजन, ग्रीनरी, माउंटेन्स। सितंबर से लेकर नवंबर के बीच में आपको वेदर थोड़ा प्लीजेंट दिखने को मिल सकता है, जहां से आपको माउंटेन से कुछ ऐसे अच्छे व्यूज दिखने को मिल सकते हैं। और अगर आपको ट्रैकिंग करना है तो आप कर सकते हो मार्च से लेकर मई के बीच में, जहाँ पे आपको वेदर बिल्कुल क्लीन दिखेगा। स्नोफॉल देखनी है तो आप जाओ दिसंबर से फरवरी के बीच में, जहाँ पे आपको नेपाल की फुल ऑफ स्नो व्हाइट माउंटेन्स दिखने को मिल सकते हैं। और अगर आप इस मंथ में जा रहे हो तो आप बिल्कुल तैयारी से जाओ, क्योंकि इस टाइम होती है एक्सट्रीम लेवल की ठंड जो बिल्कुल खत्म कर देगी। बहुत ही ज़्यादा ठंड है यार। जून से लेके अगस्त महीने तक आप काठमांडू कभी मत जाए, क्योंकि वहाँ पर कभी भी फ्लड किसी भी टाइम आ सकता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप जून से लेके अगस्त के महीने तक ना जाए, क्योंकि ये होता है मानसून का सीजन और इस टाइम बारिश कभी भी काठमांडू में हो सकती है। अगर आपको ट्रैकिंग करनी है तो आपके लिए बेस्ट समय है मार्च से मई के बीच में, जहाँ आपको हरी भरी ग्रीन वैलीज दिखने को भी मिल सकती है। एंड ट्रैकिंग करने का मज़ा तो वही है जब आपको हर जगह हरियाली दिखे और फुल ऑफ क्लियर व्यू दिखे। तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ अगर आपको ट्रैकिंग करनी है आप जाओ मार्च से मई के बीच में। अब आपको मैं बताता हूँ नेपाल का बजट प्लान। अगर आप फ्लाइट से डायरेक्ट दिल्ली से काठमांडू जाते हैं तो ये आपको फ्लाइट पड़ेगी 6 से 8 हज़ार के बीच में। यहीं अगर आप ट्रेन या बस से जाते हो तो आप जा सकते हो 2500 से 3000 के बीच में। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा जाओ आप ट्रेन या बस से। एंड अगर आप ट्रेन और बस से जाए तो आप नेपाल की स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक सारी चीज़ें कवर कर पाओगे। और अगर आप फ्लाइट से जाते हो तो वो डायरेक्ट आपको उतारेगी काठमांडू, जो वो है बिल्कुल माउंटेन रीजन में। और अगर आप सोलो ट्रैवलर हो तो सबसे बेस्ट चीज़ तो आपके लिए यही है, आप पूरी एक वीक की या 10 दिन की ट्रिप सिर्फ 25 से लेके 30 हज़ार के बीच कर सकते हो। एंड अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हो तो आप 40 से लेके 50,000 के बीच में हफ्ते भर के लिए पूरी लग्जरी लाइफ जी सकते हो। नेपाल में आपको सबसे लो बजट का होटल 1000 से लेके 1500 के बीच में, एंड प्रीमियम टाइप आपको 5 से लेके 10,000 के बीच में होटल्स ले सकते हो। अगर आप सोलो ट्रैवल करने के लिए सोच रहे हैं तो आपको 1000 से लेके 1500 के बीच में हॉस्टल बेड्स मिल सकते हैं, एंड वो भी प्रीमियम क्वालिटी की। तो मैं अब आपको बताता हूँ आपको टैक्सी लेनी चाहिए लोकल बसेस। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा बसेस, क्योंकि आपको टैक्सीज थोड़े अफोर्डेबल प्राइस नहीं लगेंगे। बट अगर आप लोकल बस यूज़ करते हो एक सिटी से दूसरी सिटी जाने के लिए, वो आपको अफोर्डेबल लगेंगे। और अगर आप पर्सनल टैक्सी या पर्सनल कार भी बुक करवाते हो तो वहाँ पे प्राइस नेगोशिएट करना मत भूलना, क्योंकि वहाँ पर लोग बाहर के लोग को देख के प्राइस हाई ही बताते हैं। तो जितना आप नेगोशिएट कर सकते हो उतना नेगोशिएट करना, ये आपके लिए फ़ायदेमंद ही रहेगा। तो आइए जानते हैं नेपाल में बेस्ट प्लेसेस कौन सी है। वैसे तो नेपाल 3 भागों में बांटा गया है, तेराही रीजन, माउंटेन्स और हिमालयस। हिमालयस मैंने अपनी वीडियो में कवर कर रखा है, तो आप जरूर देखें। अब आता है तेराई रीजन। तेराई रीजन में वैसे इतना कुछ एक्सप्लोर करने के लिए नहीं है, बट आप विलेजेस एंड अलग अलग टाइप के लोग देख सकते हैं। तेराई रीजन इसलिए फेमस है क्योंकि वहाँ पर हर एक लोग फार्मिंग से ही पैसे अर्न करते हैं। अब बात रही माउंटेन्स की, माउंटेन्स में है काठमांडू। काठमांडू में सबसे फेमस चीज़ है पशुपतिनाथ जी का टेम्पल, जहाँ पे लोग दूर दूर से यहाँ पर दर्शन करने आते हैं। एंड मैं आपको सजेस्ट करूंगा अगर आप नेपाल आए हो सबसे पहले आप पशुपतिनाथ जी के दर्शन कीजिए। उसके बाद आप जाइए पाटन दरबार स्क्वायर, जहाँ पर पहले राजा और रानी रहा करते थे। वहाँ पर आपको कम से कम 100+ टेम्पल्स दिख जाएंगे।
एंड वहाँ जाना मतलब एकदम से टेम्पल्स के बीच खो जाने वाला सीन है। दिन में पशुपतिनाथ जी एंड पाटन दरबार के कवर करने के बाद आप रात को जाइए काठमांडू की मार्केट, जिस मार्केट का नाम है थमेल मार्केट। उसके बाद आप जा सकते हैं पोखरा, जो काठमांडू से दूसरी डायरेक्शन में है, जिसे गेटवे ऑफ अन्नपूर्णा सर्किट भी कहा जाता है। और अगर आपको ट्रैकिंग करनी है तो आप निकल जाओ काठमांडू से हिमालय के साइड में, जहां आप मैंने अपने पूरे व्लॉग में बता रखा है कि आप कैसे ट्रैकिंग पूरी कंप्लीट कर सकते हो, तो आप जाके मेरा व्लॉग देख सकते हो। नहीं, ट्रैकिंग करने से पहले आप एक और जगह भूल रहे हैं, वो है लुम्बिनी, जहाँ पे गौतम बुद्धा जी का जन्म हुआ था। तो वो जगह भी मिस मत करना, क्योंकि वहाँ से आपको कुछ माउंटेन्स का ऐसा व्यू दिखता है जो आपको पूरे नेपाल में कहीं नहीं दिखेगा। अब मैं आपको बताता हूँ नेपाल की कुछ फेमस फूड आइटम्स। नेपाल में सबसे फेमस है दाल भात तरकारी, जो कि वहाँ की सबसे बढ़िया एंड डिलीशियस फूड है। मैं भी गया था, मैंने सबसे ज़्यादा यही खाया एंड आप मानोगे नहीं, मैंने 7 दिन लगातार एक दिन भी ये डिश मिस नहीं करी। एंड आप कहीं भी जाओगे ये डिश आपको मिलेगी। एंड इसके बाद आप मोमोज ट्राई कर सकते हो, जो नेपाल फेमस है। उसके बाद यहाँ पर मिलता है थुपका। वैसे मैंने ट्राई नहीं करा, बट मैंने सुना बहुत है, तो ये भी आप ट्राई कर सकते हो, वो भी काठमांडू की लोकल मार्केट में। तो जैसे जैसे आप हिमालय की तरफ ऊपर बढ़ते रहोगे, आपको लोकल स्ट्रीट फूड तो नहीं मिलेंगे, बट आपको मिलेगा दाल भात तरकारी। यही मेरा मेन रीज़न था दाल भात तरकारी डेली 7 दिन तक खाने का, क्योंकि मैंने स्टार्ट करी थी ABCD ट्रैकिंग स्टार्ट। अगर आप मेरा ब्लॉग देख रहे हो तो आपको बहुत मज़ा आएगा मेरे ब्लॉग में देखने के। जैसे जैसे आप हिमालय की तरफ ऊपर बढ़ते जाओगे, आपको खाने के प्राइस उतने ही हाई मिलते रहेंगे। मैंने भी इससे बहुत फेस करा। हम जैसे ही ऊपर ट्रैकिंग स्टार्ट कर रहे थे, वहाँ पर हमको कोल्ड ड्रिंक के प्राइस कुछ 300 रुपये, पिज़्ज़ा के प्राइस कुछ 1200 रुपये और दाल भात तरकारी की प्राइस कुछ 500 रुपये पर थाली पड़ी थी। तो जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे आपको महंगाई तो पड़ेगी, तो आप उस तरह से लेकर चलना। तो जैसे कि आपको मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि मैं आपको लास्ट में कुछ प्रो टिप्स दूंगा, बट प्रो टिप्स देने से पहले मैं कुछ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना चाहता हूँ। जैसे ही मैंने बिहार से नेपाल में एंट्री करी थी, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था मैं बिहार में ही घूम रहा हूँ। अब आपको बिहार का सीन तो पता ही है कि कैसा है, तो मेरे को लगा नेपाल भी ऐसा है। पर जैसे ही मैंने तेराई रीजन कवर करा और मैं गया माउंटेन्स की तरफ, मेरे को कुछ ऐसा दिखा जो आप लोग भी जाओगे तो आपको कुछ अलग लेवल का एक्सपीरियंस लगेगा। तो मैं भी आपको सजेस्ट करता हूँ आप कवर करो तेराई रीजन से, इसलिए मैंने आपको कहा था आप बस से या ट्रेन से जाओ। काठमांडू में बिल्कुल इंडियन जैसी फीलिंग आ रही थी, मतलब इंडियन लोग, इंडियन फूड, हिंदू रिलीजन के टेम्पल्स। मतलब मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं इंडिया से बाहर आ चुका हूँ। एंड यही मेरे को फील बहुत अच्छा करा दिया नेपाल में। नेपाल घूमने के बाद मुझे कुछ ऐसा नहीं लगा कि नेपाल बेकार था। हाँ, स्टार्टिंग में तेराई रीजन मेरे को बिहार जैसा लग रहा था, बट जैसे ही मैं माउंटेन्स की तरफ गया वो बिल्कुल अच्छा ही था। तो अगर आप भी आ रहे हो तो तेराई रीजन देख के डर मत जाना कि वो बेकार है, ये है। बट आप अगर फ्लाइट से आ रहे हो तो आपको तो सब कुछ अच्छा ही लगेगा। तो अच्छे से एक्सप्लोर करना नेपाल। अब मैं देता हूँ आपको कुछ प्रो टिप्स जो मैंने आपको शुरू में कहा था। तो अब हम वीडियो की उस पार्ट पे आ गए हो जो आप शुरू से इंतज़ार कर रहे थे, जो प्रो टिप्स मैं आपको लास्ट में देने वाला था। मैं आपको 3 टिप्स दूंगा जिसके बिना अगर आप नेपाल गए तो आप फंस सकते हो। पहली टिप, अगर आप जा रहे हो तो ये मत सोच कर जाना कि आप आधार कार्ड से एंट्री कर लोगे। या तो आपको वोटर आईडी चाहिए या पासपोर्ट चाहिए। नेपाल में ये नहीं कि पासपोर्ट नहीं लगता, पासपोर्ट लगता है, वीज़ा अप्लाई नहीं होता है। सेकंड टिप, आप इंडियन करेंसी लेके तो जा रहे हो, बट वहाँ पर आप बॉर्डर पे एक्सचेंज करवा लेना। अगर आप धीरे धीरे अंदर नेपाल की तरफ जाओगे तो आपको रेट एक्सचेंज ज़्यादा महंगे पड़ेंगे और इसकी वजह से आपको दिक्कत हो सकती है। आप अगर ये सोच रहे हो कि आप वीज़ा कार्ड हर जगह यूज़ कर सकते हो, ऐसा नहीं है। आप सिर्फ लग्जरी सेगमेंट्स में वीज़ा कार्ड यूज़ कर सकते हो। टिप नंबर 3, वहाँ पे आपको बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि आप एनसेल की सिम ले लो, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप एनटीसी की सिम लो, क्योंकि एनसेल की सिम वहाँ पे पुरानी सिम है जो बिल्कुल हर जगह नहीं चलती है। बट एनटीसी की सिम जो वहाँ पर न्यू आई है वो हर जगह चलती है, चाहे आप हिमालयस में जाओ, आप माउंटेन्स में जाओ या तेराई रीजन में होता है। सो दोस्तों, ये थी मेरी ट्रैवल बजट वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वैसे तो मैंने अपने व्लॉग का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, तो ज़रूर देखें, क्योंकि आप अगर नेपाल जा रहे हो, अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आपको नेपाल जाने में इतना मज़ा नहीं आएगा जितना मज़ा आपको मेरी वीडियो देखने के बाद आएगा। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा।